हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? सीटी की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? इंडिया जीके की आज हमारी 15वीं क्लास है, 15 नंबर की क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है इंडिया जीके का हमारा आज का। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार से विभक्त करती है? ये एग्जाम आरपीएससी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार से अलग करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि साउथ में इस रिवर को लेके काफी विवाद तीन राज्यों के बीच में देखने को मिलता है। तो देखिए, ये है हमारा भारत का एक प्यारा नक्शा। इसमें देखिए, यहाँ पे आपके एक नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, ये रही कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कृष्णा रिवर है ये निकलती है, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, वहां पे एक जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, यहाँ से ये नदी निकलती है कृष्णा। मैं आपको यदि बताऊं, ये वेस्टर्न घाट है, देखिए रेड डॉट मैंने किया है, और यहाँ से निकलती है ये कृष्णा रिवर। और ये जब कृष्णा रिवर जब निकलती है तो ये नदी बहते हुए महाराष्ट्र, उसके बाद देखिए ये कर्नाटक का कुछ हिस्सा, और फिर ये आके और ये आंध्रा के पास में, और ऊपर से एक नदी आ रही है गोदावरी। गोदावरी और ये दोनों नदियां यहाँ पे डेल्टा बनाती है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनाती है। और ये कृष्णा रिवर है, ये यहाँ पे है तेलंगाना का पठार, ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी घाट देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तेलंगाना को और ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसको अलग करती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि साउथ में इस नदी का जो जल विवाद है वो अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट, जो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, वहां से ये निकलती है, और ये तेलंगाना और रायलसीमा पठार है उसको, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उससे अलग करती है। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नदी गोदावरी नदी आती है ऊपर से, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये इस जगह पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा इस नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर है वो क्या है, अलग करती है रायलसीमा पठार को तेलंगाना पठार और प्रायद्वीपीय भारत से। ठीक है, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। धौलाधर जो श्रृंखला है वो कहाँ पे अवस्थित है, ये हमारा सवाल है। देखिए, ज्योग्राफी है वो हमेशा मैप के थ्रू ही पढ़नी चाहिए। आप सब जानते हैं, मैंने हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन आपको बताया था, जिसमें हमने नदियों के आधार पे, हिमालय जो नदी घाटी है उनके आधार पे हिमालय का विभाजन किया था। सिडनी बुर्रार्ड थे, उन्होंने बताया था कि नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन हमने देखा, जिसमें पंजाब वो आपके हिमालय, और आपके पंजाब और कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय, और एक असम हिमालय हमने देखा था। एक हिमालय का जो विभाजन है वो भौतिक प्रदेशों के आधार पे होता है। हिमालय का नामकरण 4-5 नाम बताए गए हैं, जैसे एक महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे करके हिमालय का विभाजन किया गया है। तो उस क्रम में हमसे पूछा है धौलाधर श्रेणी है वो किस हिमालय का भाग है। ठीक है, ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे दे रखा है शिवालिक, पूर्वांचल, वृहद और लघु हिमालय, ये चार हमारे दे रखे हैं। तो देखिए, ये हमारा हिमालय है। ठीक है, हिमालय की जो ये वाली सीरीज है, देखिए ऊपर, मैं इसको लाल से कर रहा हूं, लाल पेन से। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये पूरा कौन सा है? ये है महान हिमालय, वृहद हिमालय इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है ये वाली सीरीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं धौलाधर। ये जो धौलाधर है ये आता है लघु हिमालय का भाग। ठीक है, ये लघु हिमालय का भाग इसको बोला जाता है। और इस धौलाधर सीरीज के अलग अलग नाम है क्योंकि ये सीरीज ऐसे चलती है, ये नेपाल में भी है कुछ हिस्सा इसका। ठीक है, तो ऐसे ये चलती है, उत्तराखंड में भी आती है, नेपाल में भी आती है, और कुछ हिस्सा यहाँ से देखेंगे आप तो ये पीर पंजाल लिखा हुआ है, देखिए ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, ये वाला हिस्सा। तो ये लघु हिमालय के अलग अलग नाम है। जैसे इसको यदि हम देखें,
इसको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी, इसी धौलाधर को, ये लघु हिमालय को क्या बोला जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। इसका उत्तराखंड में जो नाम है, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में यदि बात करें तो इसी लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है धौलाधर रेंज, धौलाधर श्रेणी। और नेपाल में इसको बोलते हैं हम महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो ऊपर जैसे आप देखते हो, ये ऊपर वाली जो श्रेणियां है लद्दाख रेंज है, उसके बाद ये सारी कहाँ पे आ जाती है? वृहत हिमालय में, शिवालिक में। फिर आप नीचे देखते हो, ठीक है, इधर असम हिमालय का पार्ट आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के साइड में। तो ये वाला जो हिस्सा है मतलब हिमालय का जो लघु हिमालय इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 50 किलोमीटर चौड़ा है एक तो, और ज्यादा मतलब इसकी लंबाई है लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर पर 50 मीटर चौड़ा है। और इसकी फिर घाटियां, आगे घाटियां देखने को मिलती है, जैसे आप देखते हो कुल्लू और कांगड़ा घाटियां देखते हो धौलाधर रेंज में। फिर जैसे आप जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो कुछ मैदान घाटियों में पाए जाते हैं मर्ग के नाम से, बुग्याल और ये पयार वहां पे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये लघु हिमालय का पार्ट हो गई। कौन सी? धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौलाधर श्रेणी, नेपाल में बोलते हैं महाभारत श्रेणी, यूके में बोलते हैं उत्तराखंड मसूरी श्रेणी, और जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल श्रेणी के रूप में अवस्थित है। कौन सा? लघु हिमालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधर रेंज है वो लघु हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कुल्लू और कांगड़ा घाटियां हैं वो धौलाधर रेंज में ही है, हिमाचल में प्रसिद्ध कुल्लू और कांगड़ा घाटियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? देखिए, सर्दियों में हमारी बारिश होती है जिसको हम मावठ बोलते हैं राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मतलब जो भारत है, और पश्चिमी राजस्थान विशेषकर, वहां पे हमारे जब रबी की फसल बोई जाती है तो रबी की फसल के लिए ये बारिश बहुत वरदान एक साबित होती है, जिसको हम गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, गेहूं की फसलें हैं, चने की फसलें हैं, उसके लिए ये फसल बहुत, ये बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे राजस्थान में इसको मावठ बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा में। अब देखिए, ये जो बारिश है वो किस कारण से होती है? भारत में जो बारिश है मानसूनी बारिश, वो सबसे पहले वो हमने देखा था कि केरल के तट से सबसे पहले स्टार्ट होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा बारिश लेके आता है। वैसे ही भारत में यदि सर्दियों में जो बारिश हो रही है मावठ, जिसको शीतकालीन बारिश बोल रहे हैं, ये होती है हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ है इनके कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो हमारे जो अभी मानसूनी बारिश हो रही है वो होती है लगभग 73%। और जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण भारत में क्या है, सर्दियों की बारिश होती है, जिसको मतलब लगभग 3% बारिश, अगर वार्षिक वर्षा वितरण में देखें तो 3% बारिश यहाँ से प्राप्त होती है। राजस्थान में हम इसको मावठ बोलते हैं। और ये बारिश है, इसका जो बेसिक वो रीजन क्या होता है कि भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, वहां से क्या है जेट स्ट्रीम चलती है। ठीक है, और वो पौधे क्या है हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, उसके कारण क्या है उत्तर पश्चिमी भारत में आप देखते हो सर्दियों में कोहरा आ जाता है। और कई बार हम देखते हैं रात का जो तापमान है वो अचानक थोड़ा सा हल्का ज्यादा होने लग जाता है, तो वो क्या है सर्दियों की बारिश के संकेत मिलते हैं हमें। ठीक है, एक सेकंड, अगला सवाल हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। देखिए, ज्वारीय वन एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो आपके तटीय रेखा होती है वहां पे मिलते हैं। लास्ट ईयर सीटी में मैंग्रोव वन का पूछा था। मैंग्रोव वन आप देखते हो सुंदर वन है, जैसे फेमस जगह है, वैसे ही ज्वारीय वन सेम मैंग्रोव की तरह ही होते हैं, मैंग्रोव जो वन होते हैं उसकी तरह। तो ज्वारीय वन है वो डेल्टाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र। और यदि हम बात करें लोकेशन की, अभी थोड़ी जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था प्रदेश के पास, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा रिवर है वो डेल्टा बनाती है। एक वाला तो ये हो गया डेल्टा क्षेत्र यदि बात करें। ठीक है, तो ये ज्वारीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने बताया आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती है।
इसके बाद आप देखते हो सुंदरवन देखते हो थोड़ा, ठीक है, और उड़ीसा में भी यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे जो आपके ज्वारीय वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, डेल्टाई क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, दल्ली राजहरा, ये तीन प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र दे रखे हैं। बेलाडीला बहुत बार पूछा गया है, ये बेलाडीला तो। दंतेवाड़ा, दल्ली राजहरा प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है ये तीनों, ये आपके यहाँ कहाँ पे है स्थित? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये तीनों जगह कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। एक बस्तर भी है, ठीक है, बस्तर भी आप देख सकते हैं। और आपके कर्नाटक में मैंने एक बार पहले भी एक क्वेश्चन में करवाया था, कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। एक है बाबा बुदन, बादाम पहाड़, शिमोगा, ये सारे कर्नाटक के कुछ क्षेत्र मैंने बताए थे। और आपके झारखंड में मैंने बताया सिंह भूमि बताया, पलामू बताया, ठीक है। और ओडिशा में एक जगह है गुरु महिसानी, बहुत बार सवाल पूछा गया है, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा में कौन सा है? गुरु महिसानी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बेलाडीला, दंतेवाड़ा, दल्ली राजहरा, बस्तर, ये सारे कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। और बेलाडीला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने सहायक नीति की संधि शुरू की? सहायक नीति की संधि आप जानते हैं, राज्य जो थे भारत में, देशी राज्य और रियासतें, उनसे अंग्रेजों ने क्या किया? संधि स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट की, ये सवाल पूछा है। ये भी आरपीएससी द्वारा पहले इंडिया जीके में ये सवाल पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा वेलेजली। वेलेजली है उसने क्या है, ये सहायक संधि है वो स्टार्ट करी थी, ठीक है, भारत में। अगला सवाल, अगला सवाल है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1915 में। कुछ ऐसे फैक्ट है, कई बार पूछे जाते हैं और पूछा भी गया ये सवाल, आरपीएससी के द्वारा ये सवाल पूछा गया है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए, यानी आंदोलन के को पैसे की जरूरत है, वित्तीयन के लिए गांधी जी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? ये भी सवाल हमारा पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलक स्वराज कोष। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो भाई किसी भी आंदोलन को पैसे की जरूरत होती है। अभी किसान आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारे जो भाई किसान आंदोलन के जो विरोध में थे, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को फंड कहाँ से आ रहा है? ये तो सारे क्या है, जो जमींदार है, जो पैसे वाले हैं, वो इस आंदोलन को कर रहे हैं। तो आंदोलन बिना पैसे के नहीं चल सकता, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे दलितों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उसमें क्या फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो असहयोग आंदोलन के लिए भी उस वक्त फंड की आवश्यकता थी, तो उसके लिए तिलक स्वराज कोष है वो बनाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था या स्वीकार किया गया था? देखिए, जब मैंने आपको एक बार बताया था बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, बंगाल विभाजन के होते ही क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई, देश में थोड़ा व्यापक विरोध हुआ। तो ये जो स्वदेशी है इसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जो आपके अधिवेशन हुआ बनारस में 1905 का अधिवेशन है, इसमें स्वीकार किया गया। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन है, उसमें तो इसको ऑफिशियली रूप से पूरा आंदोलन ही चल पड़ा था, पर इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। इस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, ऑप्शन ये माना है, पहले ये सवाल पूछा गया है आरपीएससी द्वारा, तो इसमें बनारस 1905 माना है, वैसे कलकत्ता अधिवेशन में इसको ऑफिशियली स्वीकार किया गया था। पर सैद्धांतिक मंजूरी स्वदेशी और जो बहिष्कार का प्रस्ताव है वो 1905 के कलकत्ता, ये जो बनारस अधिवेशन है
इसमें स्वदेशी को स्वीकार किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। बनारस का जो 1905 का अधिवेशन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, अब सब आप जानते हैं, जब से मोदी सरकार आई है डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया एक स्कीम लाई गई है। तो जैसे कंगना रनौत जी से पूछते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली, तो वो बताते हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को देख के ऐसे ही सोचते हैं कि जब मोदी सरकार आई है उसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है। तो होता क्या है कि भावनाओं में जो व्यक्ति है वो आंसर क्या कर देता है, या तो 2014 करेगा या 16 करेगा। पर आपको ये जान के ताज्जुब होगा, एनपीसीआई है यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत है वो 2006 में की जा चुकी थी, जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में ही एनपीसीआई की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था एनपीसीआई का, कि डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देना। और ये जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई ये आरबीआई और एक है इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके पास क्या है, इसका स्वामित्व है। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ये दोनों क्या है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चलाते हैं। और आप देखते हैं आरबीआई इस दिशा में कई सारी चीजें कर चुका है। आप नेफ्ट जानते हो, ठीक है, आरटीजीएस होता है, रियल जो टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है, बहुत प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सर्विसेज है, वो दे रहा है। तो एनपीसीआई की स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का आधार वर्ष है, इसका आधार वर्ष क्या है, ये आंसर है। देखिए जो सीपीआई है, सीपीआई क्यों निकालते हैं हम, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसका जब हम निकालते हैं मुद्रास्फीति को कि महंगाई किस दर से बढ़ रही है, तो हम एक तो डब्ल्यूपीआई जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनको निकालते हैं। सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो है 2012, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। और जो डब्ल्यूपीआई है इसका भी यदि आपसे पूछ ले, इसका आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है। सीपीआई का 12 है, इसका 11-12 है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें, सीपीआई में वस्तु और सेवाएं दोनों ली जाती है, वस्तु और सेवाएं दोनों, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुएं ली जाती है, ठीक है। और एक यदि हम बात करें, सीपीआई है ये जो आपके एनएसओ है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और सीपीआई में यदि हम देखें तो आपके 2012 हो गया, ये आधार वर्ष हो गया, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये 3 प्रकार का होता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, पूछ सकते हैं। ये 3 टाइप का होता है, एक तो होता है सीपीआई आर यानी रूरल, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण। एक तो सीपीआई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निकाला जाता है, एक होता है सीपीआई शहरी क्षेत्रों के लिए यू, जिसको हम अर्बन बोलते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए। और एक दोनों का क्या है, कंबाइंड निकाला जाता है, जिसको सीपीआई आर प्लस यू या ग्रामीण प्लस शहरी ये निकाला जाता है। ये थोड़ी सी कुछ जानकारी दे दी। आधार वर्ष क्या है इसका, 2012। अगला सवाल, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये हमारा सवाल है। देखिए जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी जब लेके आए हम, तो एक हमने जीएसटी परिषद बनाया और इसको आर्टिकल 279A के तहत हमने दिया संवैधानिक दर्जा। तो ये संवैधानिक निकाय है जीएसटी परिषद, ठीक है, ये क्या है, संवैधानिक निकाय। इस जीएसटी परिषद में क्या होता है कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी निर्णय होते हैं कि कौन कौन सी टैक्स की हमें रेट्स रखनी है, कौन से टैक्स की रेट हटानी है, किन वस्तुओं को शामिल करना है, जितने भी नीतिगत निर्णय हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो जीएसटी परिषद द्वारा लिए जाते हैं। और ये इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र प्लस राज्य। भाई इसमें राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी इसमें प्रतिनिधि होते हैं, और केंद्र का भी इसमें इंटरफेरेंस होता है।
अब ये जो जीएसटी परिषद है, आप सब जानते हो जीएसटी हम लेके आए कि भारत में जो आपके सहकारी संघवाद है इसकी भावना को प्रबलता मिले, टैक्स की एक ऐसी रेट हो कि भारत में, संपूर्ण भारत में टैक्स का एक कर एक राष्ट्र की संकल्पना है जीएसटी। तो इसमें केंद्र और राज्यों की क्या है भागीदारी। इसमें कई बार पूछते हैं कि वोटिंग जो शेयर होता है केंद्र का इसमें 33% है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और राज्यों का 67 है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें पूछा है परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी है, ये क्या है जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसको 279 ए के तहत क्या है संवैधानिक दर्जा जीएसटी परिषद को दिया गया है। ठीक है, एक है जीएसटीएन, जो आपके जीएसटीएन मतलब नेटवर्क कंपनी है, वो एक क्या है एनजीओ है। ठीक है, मतलब वो आपके नोट फॉर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जीएसटीएन एक अलग है, ये क्या है जीएसटी परिषद। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है, ये सवाल हमसे पूछा है। देखिए मौद्रिक नीति मैं आपको बार बार बता चुका हूं, राजकोषीय नीति भी बता चुका हूं। मौद्रिक नीति हम क्यों लेके आते हैं, क्योंकि आरबीआई मौद्रिक नीति लाती है तरलता के प्रबंधन के लिए। मैंने आपको बताया जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है तब मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। और राजकोषीय नीति लाई जाती है, राजकोषीय नीति को हम क्या बोलते हैं कि सरकार है वो अपने आय और व्यय को देखती है। सरकार देखती है कि मुझे कितनी प्राप्तियां प्राप्त हो रही है, कितने मेरे खर्चे हैं। एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, एक राजस्व है। ठीक है, सरकार क्या देखती है कि मेरी कितनी प्राप्तियां हैं और कितने मेरे खर्चे हैं। उसके बाद क्या है राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, वो सब निकाला जाता है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। देखिए सबसे पहला है कर। कर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि कर से सरकार को क्या है आय प्राप्त होती है। सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो सबसे बड़ा साधन ही क्या है सरकार के लिए, कर है, जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। और ये प्राप्तियों का भाग होता है कर तो। ठीक है, और प्राप्तियों में भी देखें तो एक होता है पूंजीगत प्राप्ति और एक राजस्व प्राप्ति। तो आपसे पूछ ले कर किस रूप की प्राप्ति है, तो कर है राजस्व रूपी प्राप्ति, क्योंकि ऐसी प्राप्तियां जिनसे कोई संपत्ति है उसको ना तो कम करना पड़े ना देयता बढ़े, उसको क्या बोलते हैं हम, राजस्व प्राप्ति। तो कर तो क्या है राजकोषीय नीति का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है सरकारी व्यय। तो एक राजकोषीय नीति में क्या क्या होते हैं, एक तो प्राप्तियां और एक खर्चे। तो खर्चे यानी व्यय का मतलब खर्चा, तो राजकोषीय जो आपके सार्वजनिक व्यय है ये तो क्या है भाग होगा राजकोषीय नीति का, तो ये भी होगा ये भी होगा। इसके बाद है सार्वजनिक ऋण। अब देखिए जब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, प्राप्तियां कम है, अब सरकार को क्या है जन कल्याणकारी योजनाएं भी लानी है। सरकार किस सिद्धांत पे काम करती है कि राज्य वो क्या है कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। सरकार कोई कंपनी तो है नहीं जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है, सरकार का मकसद क्या है कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, प्राप्तियां कम होती है, तो सरकार क्या है ऋण लेती है, लोन लेती है। तो ये तो पार्ट होगा। इसके बाद है बैंक दर। अब देखिए बैंक दर किसका पार्ट है, ये है मौद्रिक नीति का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बैंक दर किसका भाग है, मौद्रिक नीति का। और मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति में क्या होता है, तरलता का प्रबंधन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, कि जब मुद्रास्फीति ज्यादा है कम है उसको मैनेज कैसे करें। तो बैंक दर किसका पार्ट है, मौद्रिक नीति का। बाकी सारे क्या है राजकोषीय नीति के पार्ट है। अगला सवाल, भारत के शीर्ष निर्यात और आयात गंतव्य क्रमशः है, कि भारत सबसे ज्यादा किसको निर्यात करता है और किसको आयात करता है। ऐसे सवालों में ये क्रमशः बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस पूछी है, पहले निर्यात और फिर आयात, ऐसे ही ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए भारत जो सबसे ज्यादा निर्यात और आयात सबसे ज्यादा टॉप पे करता है वो है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना हो जाएगा। भारत निर्यात सबसे ज्यादा किसको करता है, ये करता है यूएसए को। ठीक है, उसके बाद यूएई। और भारत जो निर्यात करता है वो सॉरी आयात, सबसे जो ज्यादा आयात करता है भारत चाइना से, उसके बाद है यूएई और फिर है सऊदी अरब। ठीक है, तो ये भारत के जो टॉप निर्यात किसको करता है सबसे ज्यादा, यूएसए को। सऊदी अरब से तो हम तेल मंगाते ही हैं, चाइना से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह। ठीक है, तो आयात
भारत सबसे ज्यादा करता है चाइना से, निर्यात भारत करता है यूएसए को सबसे ज्यादा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 सवाल आज के थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही क्या है कि ये क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे, और मतलब इनका जो ये मान लीजिए मैं 50-60 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और ठीक है, इंडिया जीके में आपके सवाल है वो यहाँ से 27, 28, 30 सवाल जो भी आने हैं, मैं मेरी क्लास आप देखते रहिए, यहाँ से आपको क्लास है वो सारे सवाल मिल जाएंगे। थैंक यू।